Good morning, everyone. दो मिनट वेट कर लेते हैं और बच्चों को आ जाने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करना था ना। लास्ट टाइम होमवर्क दिया है, उसमें कुछ डाउट वगैरह है क्या? तो फिर पहले डाउट ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं ना। फिर एक मिनट रुको, मुझे वो मॉड्यूल ओपन करने दो, फिर डिस्कस करते हैं। मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 का और 2 का दिया था ना मैंने, ग्राफ वाले सारे प्रॉब्लम करने के लिए। चलो तो फिर बताओ इसमें क्या डाउट है। एक्सरसाइज 1 का 12, ओके 12 देख लेते हैं पहले। तो इसमें 12 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 12 ना, एक्सरसाइज 1 का। तो इसमें बोला जा रहा है कि a stone is released from an elevator going up with an acceleration a and speed u। ना कोई हमने एलिवेटर लिया, ये ऊपर को a एक्सीलरेशन से जा रहा है और u स्पीड से जा रहा है, और इसमें एक स्टोन को रिलीज कर दिया गया। एक्सीलरेशन एंड स्पीड ऑफ स्टोन जस्ट आफ्टर द रिलीज इज ना, अगर हम कोई भी मूविंग बॉडी से कोई चीज को रिलीज करते हैं तो क्या कैरी होगा, वेलोसिटी या एक्सीलरेशन? वेलोसिटी कैरी होगा ना। अबे पार्थ, कितनी बार लिखाया था देख, वो बलून वाला प्रॉब्लम कराया था, बलून से एक स्टोन ड्रॉप किया था और लिखाया था कि वेलोसिटी कैरी होती है। ट्रेन वाला एग्जांपल कराया था ना, ट्रेन के ऊपर वाले बर्थ से कुछ हम ड्रॉप करते थे, नीचे हैंड में गिरता था ना। हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम कोई चीज को ड्रॉप करेंगे तो क्या कैरी होगा, वेलोसिटी। तो अगर ये ऊपर को u से जा रहा था तो इसमें भी u आ जाएगा। एक बार ये ड्रॉप हो गया तो हवा में है ना, तो फोर्स केवल कौन सा लग रहा होगा इस पे, mg। तो mg अपॉन m, एक्सेलरेशन क्या आएगा, केवल g। जब ये हवा में आ जाएगा तो एक्सेलरेशन, तो फोर्स तो केवल ग्रेविटी का ही लग रहा होगा ना, तो एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड होगा और उसकी इनिशियल जो स्पीड होगी वो u होगी। श्रेयस अनम्यूट कर भाई, बता क्या बोलना चाह रहा है। हेलो। हेलो, हाँ बताओ। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि
जो एक्सेलरेशन है वो g माइनस a होगा ना कैसे, लॉजिक बताओ उसके पीछे। सर। मतलब एलिवेटर अगर ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन मास ना। हाँ तो अगर मैंने उसको हवा में छोड़ दिया तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है? हाँ हाँ ओके सर, ग्रेविटी का ही लग रहा ग्रेविटी का ही लग रहा है ना। तुम लोग देखो क्या दिमाग लगा रहे हो, जो अभी चीजें हमने पढ़ी नहीं है वो दिमाग लगा रहे हो। तुम लोग दिमाग लगा रहे हो कि रिलेटिव एक्सेलरेशन, लिफ्ट ऊपर जा रहा है वो नीचे आ रहा है तो क्या एक्सेलरेशन होगा। जो मैंने पढ़ाया नहीं वो पूछा नहीं जाएगा ना, तो उस पर दिमाग लगाना ही नहीं है है। ना। हमेशा ध्यान रखो, फोर्स बाय मास वही एक्सेलरेशन होता है। अगर कोई चीज को हवा में छोड़ दिया तो उसका एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यही आएगा, जी आएगा। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है? भावेश तुझे भी डाउट है क्या? ना रिलेटिव में कुछ कुछ ऐसा होता है, जी प्लस है जी माइनस है, वो जो हम लोग रिलेटिव पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके भावेश, ठीक है। फिर नेक्स्ट अब डाउट था 17th ना। कोई भी प्राइवेट चैट नहीं करना, मैंने वो देख ही नहीं पा रहा हूँ प्राइवेट चैट ना, केवल पब्लिक चैट ही देख पा रहा हूँ ना, तो वही करना सभी। 17 देखो अब। 17 में देखो क्या दिया हुआ है। A particle perform rectilinear motion in such a way that, एक मिनट, अच्छा 15 भी है क्या उससे पहले? 13 भी है? 13 देख लो फिर पहले। 13 में देखो क्या बोला गया है, या 17 लिख दिया है तो कर ही देता हूँ, पहले 17 कर ही लो ना। 17 था ना, कोई ने पूछा था शायद, सिद्धांत ने पूछा था 17। 17 अब कर दें तो पहले। A particle perform rectilinear motion in such a way that initial velocity has opposite direction with its uniform acceleration. Let xa and xb be the magnitude of displacement in first 10 second and the next 10 second then. देखो हमें ये बोला गया है कि 17 में आप पार्टिकल परफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन in such a way that its initial velocity has opposite direction with its acceleration। मतलब कोई पार्टिकल ऐसे चलना शुरू किया और उसका एक्सेलरेशन कुछ इधर को है, तो पहले 10 सेकंड में वो जो चलेगा और अगले 10 सेकंड में जो चलेगा, वो जो डिस्प्लेसमेंट होंगे वो कौन से कम होंगे कौन से ज्यादा होंगे ये बताना है। तो कोई बताना चाहेगा क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? देखो इसमें जो होगा 99% लोग बोलेंगे एक्स ए लेस देन एक्स, वो एक्स ए ग्रेटर देन एक्स बी। बस ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि एक्स से ही बड़ा होगा एक्स बी से। हाँ बट कैन नॉट से बोलेंगे। देखो अगर मान लो ये इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है 20 सेकेंड तक अगर जीरो नहीं हुई, अगर वो 20 सेकेंड तक चलता रहा इसी डायरेक्शन में, तो उस केस में तो क्या हो रहा होगा, वेलोसिटी कम होती जा रही है तो पहले 10 सेकेंड में वो ज्यादा चलेगा ना, पहले 10 सेकेंड में वो ज्यादा चलेगा और अगले 10 सेकेंड में वो कम चलेगा ना। लेकिन ये कब हो रहा है, जब तक अगर उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही है। बट ऐसा हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी पहले ही जीरो हो जाए, या हो सकता है वो उसकी वेलोसिटी 15 सेकेंड पे जीरो हो जाए और फिर उसके बाद वो रिटर्न आने लग जाए। तो 10 सेकेंड पे जहां से चला था वो वहां पे घूम करके वही आया, समझ लो ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा फिर, अच्छा इसमें भी वो एक्स से ग्रेटर आ जाएगा एक्स बी से, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं। मान लो 5 सेकेंड पे ही जीरो हो जाए, यहां से चला और 5 सेकेंड पे ही जीरो हो गया, तो वापस गया 10 सेकेंड पे अभी यहीं पहुंच रहा है जहां से चला था और फिर इधर को जा रहा है, तो 20 सेकेंड में यहाँ पहुंचा।
ना। तो अब देख लो पहले 10 सेकेंड में वो डिस्टेंस कम चलेगा और अगले वाले में ज्यादा चलेगा, क्योंकि अब वापस आने पे स्पीड बढ़ती जा रही है ना, तो यहां से यहां में ज्यादा स्पीड आएगी। ये बात समझो, ये 10 से 20 में इस वाले में ज्यादा स्पीड आ चुकी होगी ना। तो u कितना है और a कितना है वो देखने के बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि पहले 10 सेकेंड में ज्यादा चलेगा या नेक्स्ट 10 सेकेंड में ज्यादा चलेगा। समझ आ रहा है ना सबको? तो इसलिए इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड द रिलेशन ऑफ एक्स एंड एक्स पी। डी ऑप्शन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है? समझो ना, अगर वो जब रिटर्न आना शुरू होगा तो स्पीड बढ़ रही होगी ना। अगर बाद में स्पीड बढ़ चुकी है तो बाद के 10 सेकेंड में ज्यादा चलेगा ना। तो ऐसे हम बोल नहीं सकते। फिर था 13th वाला। 13th देखो, इसमें बोला गया है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड into well in such a way that the level of water is h below the top of the well. If v is the velocity of sound, the time t after dropping the stone at which the splash is heard is given by। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कोई ऐसे वेल लिया गया है, उसमें अब अंदर पानी होगा ना। तो पानी का जो टॉप है वो कितनी डेप्थ पे दिया गया है, उसकी डेप्थ h बताई गई है ना। अब यहाँ पे खड़े होकर मान लो आपने एक पत्थर गिराया ना, एक स्टोन ड्रॉप किया, तो अब स्टोन जब क्या होगा, पहले तो नीचे जाएगा। स्टोन पहले नीचे जाएगा ना, तो नीचे जाने में कुछ टाइम लगेगा, वो मान लो टाइम है t1। फिर जैसे स्टोन जाके पानी से टकराएगा साउंड आएगा, अब वो साउंड ऊपर को आएगा ना। और जब साउंड ऊपर आ जाएगा तब वाइब सुन सकता है उसको। म्यूट रखो भाई सभी लोग। तो टोटल अगर हम टाइम देखें, मान लो साउंड को ऊपर जाने में टाइम लगा t2, तो टोटल स्टोन ड्रॉप करने के बाद कितनी देर बाद जा करके उसको स्प्लैश का साउंड आएगा। t1 प्लस t2 टाइम बाद आएगा ना, क्योंकि ये ड्रॉप करते पहले स्टोन को जाना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। फिर स्प्लैश आएगा, फिर स्प्लैश ऊपर ट्रेवल करके आएगा स्प्लैश का साउंड, और फिर बॉय जा करके सुन पाएगा। तो टोटल टाइम होगा t1 प्लस t2। अब t1 टाइम कितना होगा, अगर कोई भी चीज को हम h हाइट से ड्रॉप करते ना, ड्रॉप करते तो नीचे जाने में कितना टाइम लगता है। ये सब बेसिक फॉर्मूले अपन ने याद कर रखे हैं ना। t1 टाइम कितना होगा, h हाइट से ड्रॉप किया है तो √2h/g। ठीक है, और t2 टाइम कितना होगा, अगर एक बार साउंड आ गया तो साउंड जो ऊपर को चलेगा तो क्या उस पे भी जी नीचे को लगेगा। अगर साउंड पे जी नीचे को लगता है तो फिर तो ऐसा होता है कि आप बोल रहे हो साउंड नीचे गिर जा रहा है, आप तक पहुंचे ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं होता ना, साउंड पे जी थोड़ी लगता है। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो साउंड तो ऊपर को कांस्टेंट स्पीड से आएगा ना, और साउंड की स्पीड आपको v दी गई है, तो साउंड को ऊपर ट्रेवल करके आने में कितना टाइम लगेगा ना। साउंड के लिए h हाइट ट्रेवल करना है ना, ये h डिस्टेंस कवर करना है, तो h/v। तो अब दोनों ऐड करके बता देंगे उतने देर बाद जा करके ना, t1 प्लस t2 करके बता देंगे कितनी देर बाद जा करके साउंड सुनाई देगा। ठीक है, 13 सबको क्लियर है? h/v वही टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, v/h नहीं। नेक्स्ट फिर था, नेक्स्ट बताओ कौन सा। 15 देखो अब।
देखो इसमें ये बोला जा रहा है कि कोई पार्टिकल को हमने ऊपर को प्रोजेक्ट किया है एंड इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट h इन t सेकेंड, और ये t सेकेंड में ऊपर पहुंच जाता है ना, मैक्सिमम हाइट h तक पहुंच जाता है t सेकेंड में। तो हमें बताना है हाइट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t विल बी, या तो कोई भी t टाइम बाद उसकी हमें हाइट बतानी है। अब इसे कोई डाउट है क्या? नैने सब 2 हैंड रेज कर रहा है। देखो इसमें हर एक ऑप्शन में t माइनस टी लिखा है, हर एक ऑप्शन में t माइनस टी लिखा है, इसका मतलब t इज ग्रेटर देन कैपिटल T है ना। तो इसका मतलब ये पहले क्या हुआ होगा, ये वाला स्मॉल t वाला टाइम ज्यादा है तो पहले ये ऊपर गया होगा फिर नीचे आया होगा ना। तो आपको बताना है कि कोई टाइम पे हाइट कितनी होगी, तो इसका t टाइम पे क्या हुआ होगा, पहले कैपिटल T टाइम तक तो ऊपर गया होगा फिर नीचे आ रहा होगा, तो यहाँ पे कोई टाइम जो दिया है टोटल t है। ये जो स्मॉल t टाइम है वो कहाँ से कहाँ तक का टाइम है, ये पूरा ऊपर जाके यहाँ नीचे आने तक का टाइम t है। तो हम केवल यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल सकते हैं ना। ये मान लो पॉइंट A है, ये B है और ये C है, तो B से C तक का अगर हम टाइम निकालें तो B से C तक का टाइम कितना बोलोगे, t माइनस टी, है कि नहीं। B से C तक का टाइम यही होगा ना, पूरा A से C तक का टाइम स्मॉल t दिया है ना। भावेश उसमें देख, हमें ऑप्शन देख के समझना पड़ेगा कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं ना। उसमें हर जगह t माइनस कैपिटल T लिखा है, तो इसका यही सेंस है कि t को बड़ा लिया जा रहा है कैपिटल T से। तो अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम B से C तक की जर्नी देखें, B से C तक की जर्नी के लिए इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0। टाइम हमें पता है B से C तक का टाइम कितना है, t माइनस टी, और एक्सेलरेशन क्या है नीचे को g, तो वो नीचे कितना चला जाएगा, B से C तक का डिस्प्लेसमेंट जो है ये मान लो कुछ h डैश है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये निगेटिव में आएगा ना, h डैश s इक्वल टू y इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू माइनस जी डाला ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ए को माइनस जी डाल दिया है, तो वो नीचे कितना आया है, मैग्नीट्यूड देखे तो हाफ जी टी माइनस टी का होल स्क्वायर, इतना नीचे आया हुआ है ना। तो अब हमें एच डैश पता है, तो हाइट मतलब अभी क्या बताना है आपको, ए सी बताना है, नई हाइट जो है टी टाइम पे वो ए सी होगी ना, तो वो क्या हो जाएगी, कैपिटल एच माइनस एच डैश। अब ये वैल्यू डाल दो दोनों, ठीक है, सबको क्लियर है क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट डाउट बताओ 15 के बाद। अब ध्रुवील एच बाई वी क्या बोल रहा है, अबे एच बाई वी भाई, अगर कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, अगर कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो हमें पता है ना स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये ध्रुवील का डाउट है वो बता रहा हूँ। तो टाइम निकालना होगा तो क्या करोगे, टाइम उधर करोगे स्पीड इधर कर दोगे, डिस्टेंस वहां कितना चला था h और स्पीड कितना था v, तो टाइम इक्वल टू आ जाएगा। स्पीड कांस्टेंट होता है तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं ना। फिर 35, ठीक है 35 देखो अब, 35 पहले कर लेते हैं फिर 36 देखते हैं। 35 में देखो क्या बोला गया है, इफ द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल मूविंग along a straight line
decreases linearly with displacement s from the relation, then the acceleration of particle at s equal to 15. हमें देखो एक्सेलरेशन बताना है ना, और v वर्सेस s का ग्राफ दिया हुआ है. v वर्सेस s का हमें ऐसे ग्राफ दिया हुआ है. ये 10 है, सब कुछ SI यूनिट में है ना, और ये 30 है. SI यूनिट में डिस्टेंस का मीटर होगा और स्पीड का मीटर पर सेकेंड होगा. क्वेश्चन में ग्राफ गलत है क्या? बीस है. बाकी लोग क्या बोल रहे हो, ऐसा आ रहा है क्या 20 लेना पड़ रहा है वहां पर? अच्छा अच्छा, ओके ओके. क्वेश्चन में लिख दिया है 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज हो रहा है. हाँ ठीक है. तो हमें अब इसका बताना है एक्सेलरेशन ना. तो अब देखो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना, v और s में क्या रिलेशन होगा. तो पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख देंगे. तो इससे हमें आ जाएगा 60 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 3v, 60 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड में ना, 2s इक्वल टू 60. तो v इक्वल टू आ जाएगा -2s/3 प्लस 20. ठीक है. तो v और s में रिलेशन आ गया ना, और हमें देखो एक्सेलरेशन निकालना है. तो एक्सेलरेशन इक्वल टू ये लगा सकते हैं v इंटू dv/ds ना, ऐसे लगा सकते हैं ना. तो अब यहाँ पे dv/ds निकालो. dv/ds कितना होगा, डिफरेंशिएट कर दो तो -2/3 ना. डिफरेंशिएट करोगे तो s का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 20 का 0. और v की वैल्यू निकालनी है. v की वैल्यू कब की चाहिए, जब s की वैल्यू 15 है ना. तो यहाँ s को 15 डाल दो. यहाँ s को 15 डालोगे तो v आ जाएगा. अब वो v यहाँ डाल दो, ये dv/ds डाल दो, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा. समझो, पहले v निकाल लो. v कितना आ जाएगा, -2/3 इंटू 15 प्लस 20. ठीक है, समझो अब हो जाएगा ना. v निकाल दिया. कितना आ जा रहा है ये, +10 आ जा रहा है. v10 आ जा रहा है और dv/ds है -2/3. तो -20/3 वहां पर एक्सेलरेशन हो जाएगा. ठीक है, समझो ना v वर्सेस s ग्राफ से कैसे सॉल्व करना है. सरायु ग्राफ में वो 10 लिखा है, लेकिन वो क्वेश्चन में 20 लिखा है ना, तो वो कर दिया है. ग्राफ में वो करेक्शन है ना, वहां पे जहाँ पे v10 दिया है वो 20 है, क्वेश्चन में 20 लिखा है. फिर नेक्स्ट अब कौन सा था, 36 ना. थर्टी सिक्स में देखो क्या बोला गया है कि कोई कॉकरोच मूव्स रेक्टिलिनियरली सच दैट आफ्टर टाइम t0 let its instantaneous velocity will be equal to its average velocity over that time, referring to the st graph as shown in figure for the motion of the cockroach.
find the average velocity of the cockroach over the time t naught. देखो यहाँ पर पहले आपको सबको ये पता है कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी अगर एसटी ग्राफ है, अगर मैंने किसी जगह पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेंजेंट क्या बताएगा, उस जगह पे ds बाई डी टी बताएगा ना। टेंजेंट क्या बताता है, ds बाई डी टी, मतलब ds बाई डी टी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर मान लो मैंने कहीं पर ऐसे कॉर्ड ज्वाइन किया, मान लो एक ऐसे कॉर्ड बनाया, ऐसा ले लेता हूं ग्राफ, मान लो कुछ ऐसा है, मैंने ये दो पॉइंट ज्वाइन करके ऐसे ड्रॉ किया, तो अब ये यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी होगा ना। तो ये जो स्लोप होगा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यहाँ पे मैंने दो टाइम के बीच में, हाँ, ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी एवरेज वेलोसिटी हो रहा होगा ना। तो सबको ये क्लियर होना चाहिए कि हमें अगर टेंजेंट बनाएंगे तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है, और कॉर्ड बनाते हैं तो वो एवरेज वेलोसिटी देता है। और आपको बोला गया है कि गिवन ग्राफ में कोई एक जगह ऐसा है जहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो गई है। तो आप देखो कहां पे ऐसा कॉर्ड है जो कि बाद में टेंजेंट हो जा रहा है, कौन सा ऐसा कॉर्ड है जो बाद में टेंजेंट हो जाएगा। अगर हम लोग ये ग्राफ बनाएं, ऐसे कुछ ग्राफ दिया हुआ है ना, तो इसमें कहां पे हम ऐसा टेंजेंट बनाए कि वो, और देखो इसमें जो एवरेज वेलोसिटी लेना है वो शुरू से लेना है ना। बोला गया ना कि विल बी इक्वल टू इट्स एवरेज वेलोसिटी ओवर दैट टाइम, कोई भी टी टाइम पे निकाल रहे हैं तो उस टाइम का एवरेज। तो ये दिख रहा है कि ये कहीं इधर ही ऐसा हो सकता है ना, कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ बनाऊं तो यहाँ पे कहीं पे टेंजेंट आएगा और साथ में वो ये इतने यहाँ से यहाँ तक का एवरेज भी हो जाएगा। ये बात समझो, अगर मैं यहाँ और इन दो पॉइंट को लेते हुए एवरेज वेलोसिटी बनाऊं और इस पॉइंट का टेंजेंट बनाऊं तो वो सेम ही आएगा ना। तो अब मुझे वहां पे बताना है एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। एवरेज वेलोसिटी निकालना है मतलब क्या निकालना है, स्लोप निकालना है ना। तो आप स्लोप निकाल लो, यहाँ पे इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको नीचे एक्सटेंड करते हैं, और ये जो एंगल आएगा उसका tan थीटा ही स्लोप होगा ना। तो अब देखो ये कितना होगा, ये पूरी हाइट हमें यहाँ से यहाँ तक की 3 दी है, और ये वाली हाइट हमें 1 दी है, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये टाइम कितना है, ये पूरा टाइम 3 है, तो tan थीटा आ जाएगा 2/3 ना। तो मतलब हमें क्या बताना था, एवरेज वेलोसिटी ना, तो 0.67 आ जाएगा ना। सबको समझ आया ना क्या बोल रहा हूँ। फिर नेक्स्ट बताओ, और डाउट है।
सभी लोग देखो, एक चीज ये ध्यान रखो, जो हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे ना, उसमें एक्सरसाइज 1 वाला डाउट तो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, जो अपनी रेगुलर क्लास रहती है, और एक्सरसाइज 2 या 3 ये वाले जो डाउट होंगे, इनके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे ना, क्योंकि अगर हम सारे के सारे क्लास डाउट अगर रेगुलर क्लास में डिस्कस करेंगे, तो ये फिर 2 ईयर वाला जो हमारा तैयारी का टाइम है वो 5 ईयर प्लान में बदल जाएगा ना। हमें 2 ईयर में ही कोर्स खत्म करना है, तो इसलिए हमें अब बाकी जो डाउट होंगे 2 या 3 के, उनको अलग से करना पड़ेगा ना। तो अभी एक्सरसाइज 1 के जो भी डाउट है वो हम लोग कर लेते हैं डिस्कस, 2 3 के लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा लूंगा। तो 1 में अभी बताओ और कौन सा डाउट है? 38, 34, 34 में देखो क्या बोला गया है। अबे 34 में ध्रुविल बस क्या करोगे? श्रेयस अभी बताता हूँ, 1 मिनट। 34 में देखो आपको वीटी ग्राफ दिया है ना ध्रुविल, 34 में वीटी ग्राफ दिया हुआ है, तो उसका एरिया निकाल लोगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टाइम देखो दिया हुआ है टोटल, उससे डिवाइड कर दो, एरिया अपॉन टाइम करना है। ध्रुविल समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ? टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया निकाल लो, अपॉन टाइम से डिवाइड कर दो, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। एरिया कैसे निकालोगे? हाफ इंटू, अच्छा हो सकता है आंसर गलत दिया हो, हाँ हाँ, प्रथमेश भी बोल रहा है आंसर गलत है, ठीक है ठीक है। हाँ, एवरेज तो V0/2 ही आ रहा होगा वहां पर। नेक्स्ट बताओ। थर्टी एट। तो हमें ये 38 में क्या बोला गया है? ऐसे देखो ग्राफ दिया हुआ है, तो 38 में देखो ए वर्सेस टी का ग्राफ दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर पहले तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना, इतनी देर तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो इसके अंदर में जो चेंज, जो एरिया आएगा वो चेंज इन वेलोसिटी देगा, और शुरू में वो रेस्ट से चला होगा ना, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई होगी 8 सेकेंड तक। फिर एक्सेलरेशन 0 है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रही होगी। 8 से 12 में एक्सेलरेशन 0 है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। फिर इसमें डिक्रीज हुई होगी और वापस से 0 हुई होगी, या फिर जो भी हुई हो, बट बाद में डिक्रीज हुई होगी ना। तो यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम कब हुई होगी? जब ऊपर वाले पार्ट में, इसी पार्ट के में मैक्सिमम हुई होगी, उसके बाद 12 सेकेंड तक कांस्टेंट रही होगी, फिर डिक्रीज होने लगी होगी। तो आप 8 सेकेंड पे एरिया निकाल लो, 8 सेकेंड पे एरिया कितना आएगा? ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट 5 है ना, ये 5 हाइट है, प्लस रेक्टेंगल का एरिया 4 इंटू 5, टोटल 30 आया ना। तो इसका मतलब यहाँ पे 30 स्पीड हो चुकी है 8 सेकेंड पे ना। एरिया क्या देता है? 80 ग्राफ का एरिया क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। इनिशियल कुछ नहीं दिया तो रेस्ट मान लेंगे ना, तो v यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30। फिर 8 से 12 में 30 से चलता रहेगा, फिर कम होने लगेगा ना, ये एरिया 20 आएगा, तो कम होके वो कितनी स्पीड रह जाएगी? 10। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी आई है? 30। ठीक है भावेश, समझ आया? तो
अब देखो एक्सरसाइज 2 के डाउट के लिए हम लोग टाइम एक रख लेते हैं। एक्सरसाइज 2 के लिए आज तो मैंने टाइम दिया हुआ है डाउट का, कल का भी दिया है, परसों रखते हैं ना, परसों शाम को डाउट डिस्कस करते हैं, परसों शाम को 5:30 पर। ठीक है, क्लियर है सबको? उसका देखो अलग से कोई नोटिस नहीं आएगा ना, आपको ध्यान रखना है ना, परसों शाम को 5:30 पर। हाँ, उसमें डाउट क्लास में सब डिस्कस करेंगे ना, डाउट क्लास में जो भी डाउट होंगे सब कर लेंगे, लेकिन जो होमवर्क दिया जाएगा श्रेयस उसी का डाउट डिस्कस करेंगे ना, क्योंकि वो सबका डाउट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल तूने सॉल्व किया बाकी लोगों को अभी होमवर्क नहीं दिया गया है। जो भी होमवर्क होगा उसका डाउट डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम आगे करते हैं ना। तो अब देखो हम लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करना है। होमवर्क क्वेश्चन कौन सा? प्रथमेश क्या बोलना चाह रहा है? अच्छा हाँ, एयर ड्रैग, एयर ड्रैग, ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, याद आ गया। देखो उसमें हमने उन्हें क्या देखा था, होमवर्क में मैंने ये एक प्रॉब्लम दिया था कि एक पार्टिकल को ऊपर को फेंका गया है और एयर रेसिस्टेंस की वजह से अगर एक्सेलरेशन ए है और वो कांस्टेंट है तो ऊपर जाने का टाइम बताना है। जब ये ऊपर जा रहा होगा तो कोई भी टाइम पे इसका वेलोसिटी ऊपर को होगा ना, तो एयर का रेसिस्टेंस नीचे आएगा। एयर का रेसिस्टेंस हमेशा जिधर चल रहा होगा उसके अपोजिट होगा, और साथ में नीचे को जी तो लगेगा ही, तो टोटल नीचे को एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? यहाँ पे अगर हम देखें तो नेट एक्सेलरेशन नीचे को कितना आ जाएगा टोटल? नेट एक्सेलरेशन हम देखें तो जी प्लस ए आ जाएगा ना। तो अगर हम टाइम ऑफ असेंडिंग देखें, इनिशियल स्पीड यू है, फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी ना जब ऊपर पहुंच जाएगा, तो फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी। तो टाइम ऑफ असेंडिंग अगर हम निकालें, टाइम ऑफ असेंडिंग, तो उसके लिए v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा देंगे। फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल u है, a की वैल्यू g प्लस ए है नीचे को, तो इससे टाइम आ जाएगा u अपॉन g प्लस ए। ये टाइम ऑफ असेंडिंग है ना, TA लिख देता हूँ, टाइम ऑफ असेंडिंग। टाइम ऑफ डिसेंडिंग कितना आएगा? डिसेंडिंग निकाला किसी ने? a माइनस जी नहीं, g माइनस ए होना चाहिए ना, अगर a ऊपर को है और बड़ा है तो ऊपर ही चला जाएगा ना, g माइनस ए हो सकता है। हाँ नैनेश, नैनेश सही बोल रहा है, एक और ने भी बोला, आदित्य ने भी बोला, उसका भी सही है। देखो जब नीचे आने का होगा, मान लो ये ऊपर को h हाइट तक चला गया है, ये ऊपर कितना चला गया है h, तो अब h हाइट ही वापस लौटेगा ना, जब वापस लौट रहा होगा तो अब 0 स्पीड से चलना शुरू करेगा और नीचे आ रहा होगा, वापस उसको कितना आना है, h हाइट नीचे आना है। तो अब क्या, जब एयर रेसिस्टेंस होगा तो अगर आपने u स्पीड से फेंका है तो क्या वापस लौटने पे स्पीड u रहेगी? जहां पे एयर रेसिस्टेंस होता है वहां पर एक्सेलरेशन ऊपर जाने का और नीचे आने का अलग अलग है ना, तो फिर अब नीचे आने पे स्पीड कुछ और हो जाएगी, वो u डैश हो गई मान लो कुछ। यहाँ पे कोई भी टाइम पे जब वो नीचे को आ रहा है तो वेलोसिटी नीचे है, तो एयर रेसिस्टेंस ऊपर को है और g अब भी नीचे को है, तो नेट एक्सेलरेशन अब नीचे को कितना लग रहा होगा? g माइनस ए, और किधर को? नीचे को, तभी ना वो नीचे आ रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन तो नीचे को है g माइनस ए।
ना, ऊपर जाने के टाइम पे g प्लस ए था, नीचे आने के टाइम पे g माइनस ए है। तो अब हम यहाँ पे टाइम कैसे निकालें? हमें फाइनल वेलोसिटी तो पता नहीं है कि हम उससे v इक्वल टू यू प्लस एटी से निकाल लें। हमें पता क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पता है ना, कितने हाइट तक वो गया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे ना यहाँ सॉल्व करने के लिए। अब देखो, पहले हम हाइट निकाल लेते हैं। ये अगर हमने u स्पीड से फेंका है ऊपर, तो कितने हाइट तक गया होगा, पहले ये हाइट निकालते हैं ना। ये मान लो a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, तो b से वापस जब आ रहा है तो उसको c बोल दे रहे हैं ना। c और a एक ही पॉइंट है ना, c और a एक ही पॉइंट है। तो अभी हम a से b तक की जर्नी देखें तो u स्क्वायर अपॉन a से b जर्नी के लिए ये इसमें लग दो ना। हालांकि आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए ना, यू स्क्वायर बाई टू जी कितना हो गया अभी, g प्लस ए। तो ऐसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है, अभी समझा रहा हूं तो सॉल्व कर दे रहा हूं। तो v जीरो हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस टू जी प्लस ए इंटू हाइट। तो हाइट आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस ए ना। ऊपर जाने के टाइम पर ऐसे हमने हाइट निकाल ली ना, यू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस ए। अब बी से सी तक की जब जर्नी देखेंगे, बी से सी तक की जब जर्नी देखेंगे, तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में रखेंगे ना। नीचे को कितना आएगा, माइनस एच। एच की वैल्यू हमने निकाल ली है ना, एच की वैल्यू हमने निकाल ली है। और इनिशियल स्पीड कितनी है, बी पॉइंट पे जीरो। एक्सेलरेशन कितना है, नीचे को है, और कितना है, जी माइनस ए इंटू टी स्क्वायर। एच, ये माइनस माइनस ये कट जाएगा दोनों साइड से, तो एच इक्वल टू आ जाएगा हाफ जी माइनस ए इंटू टी स्क्वायर। अब एच की वैल्यू डाल दो, एच की वैल्यू कितनी है, यू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस ए इक्वल टू हाफ जी माइनस ए इंटू टी स्क्वायर। तो हाफ हाफ कट जाएगा, जी माइनस ए नीचे आएगा, तो टाइम आ जाएगा u अपॉन में अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना। ये डिसेंडिंग टाइम आ गया, टीडी लिख देते हैं। सबको समझ आया? ये ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में दिया है एयर रेसिस्टेंस कांस्टेंट है। एक्चुअल में एयर रेसिस्टेंस वैरी करता है, बट आपको बस एक आइडिया लगाने के लिए कि कैसे ऐसे हम सोचेंगे, मैंने एक ऐसे प्रॉब्लम कराया। अब इसमें अगर देखा जाए कि तो टाइम ऑफ असेंडिंग ज्यादा होगा या टाइम ऑफ डिसेंडिंग ज्यादा होगा, कौन सा टाइम ज्यादा है? ऊपर ज्यादा जाने में टाइम लगा या नीचे आने में ज्यादा टाइम लगा? नीचे आने में ज्यादा टाइम लगा है ना, ऊपर जाने में कम टाइम लगा था, नीचे आने में ज्यादा टाइम लगा है। यहाँ पे अगर हम निकालें, टाइम ऑफ असेंडिंग है u अपॉन में g प्लस ए ना, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं u अपॉन में अंडर रूट ऑफ g प्लस ए इंटू जी प्लस ए। और टाइम ऑफ डिसेंडिंग है u अपॉन में अंडर रूट जी प्लस ए जी माइनस ए ना। तो अब इनको हम कंपेयर कर सकते हैं, इसमें इतना पार्ट तो दोनों में सेम है, केवल इनको कंपेयर करना है। तो अब इसमें देखो, ये वाला पार्ट बड़ा है, नीचे वाला पार्ट ये बड़ा है, ये छोटा है। अगर ये बड़ा है तो ये पूरी वैल्यू छोटी हो जाएगी ना। तो यहाँ पे टी ए इज लेस देन टी डी है। टाइम कम लगा है ऊपर जाने में, मतलब ऊपर जल्दी गया, नीचे ज्यादा टाइम लेके आया, टी डी ज्यादा है। सबको समझ आया क्या क्या बोला मैंने?
ठीक है, फिर अब प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने लास्ट टाइम देख लिया था कि कोई भी चीज जिसको हम फेंकते हैं अंडर ग्रेविटी उसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं ना। प्रोजेक्टाइल मोशन में केवल ग्रेविटी का ही फोर्स लग रहा होगा ना। जहां पे कोई चीज केवल ग्रेविटी के वजह से ही, ग्रेविटी के फोर्स के अंडर में ही केवल मूव कर रहा है, उसको हम फ्री फॉल भी बोलते हैं ना। कोई भी चीज अगर केवल अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है तो वहां पे हम उसको फ्री फॉल भी बोलते हैं। तो प्रोजेक्टाइल में हमने देखा कि अगर कोई भी चीज को हम ऐसे फेंकते हैं यू स्पीड से थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, कहीं ऐसे आके गिर रहा था। तो हमने यहाँ पे टर्म डिफाइन किए थे। पहले तो कुछ एजम्पशन लिए थे कि एयर रेसिस्टेंस नहीं लेंगे, जी की वैल्यू कांस्टेंट लेंगे, अर्थ सरफेस को फ्लैट लेंगे। फिर हमने यहाँ पे टर्म डिफाइन किए थे, ये जितना मैक्सिमम हाइट तक गया ये एच मैक्स है, ये आर है, आर मतलब रेंज, ये एच मैक्सिमम हाइट थी, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था थीटा, और पूरा जो टाइम लगा जर्नी का उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोला था। ठीक है, क्लियर है। फिर हमने इसमें, अब हमको ये सब चीजें सॉल्व करनी थी ना। सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर इधर को मान लेते हैं एक्स एक्सिस और ऊपर को मान लेते हैं वाई एक्सिस। जहां से फेंका उसको ओरिजिन ले लिया है और इस वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लेते हैं। रिजॉल्व करेंगे तो अगर हम x में देखें तो x में कंपोनेंट आएगा u cos थीटा और y में कंपोनेंट आएगा u sin थीटा। सब लोग ये हमेशा ध्यान रखेंगे ना कि कोई भी लाइन है उससे कोई भी वेक्टर है, अगर वो थीटा एंगल बना रहा है तो उस लाइन के लॉन्ग वाला कंपोनेंट हमेशा होगा a cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर वाला होगा a sin थीटा। ये सबको याद रखना है ना। तो यहाँ पर ये u जो है ये x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो u का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, u वेलोसिटी है ना, वेक्टर है, तो इधर u cos थीटा और इधर u sin थीटा। फिर हमें देखो पता है कि जो भी जर्नी होती है उसमें x और y दोनों का मोशन इंडिपेंडेंट होता है, तो हम सब कुछ x वाला अलग सॉल्व करेंगे और y वाला अलग सॉल्व करेंगे ना। तो यहाँ पे हम सब कुछ x वाला और y वाला अलग अलग लिख लेते हैं। x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ रही है, u cos थीटा ना। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ रही है, u sin थीटा ना। ये x डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में तो प्लस में लिखेंगे, ये पॉजिटिव y डायरेक्शन में तो ये प्लस में लिखेंगे। फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, एक्सेलरेशन कितना बोलेंगे यहाँ पर, x वाला एक्सेलरेशन 0 बोलेंगे, y में एक्सेलरेशन होगा ना। कोई भी टाइम पे आप देखोगे जब पार्टिकल यहाँ है तो उस पर केवल क्या लग रहा होगा, g लग रहा होगा ना, हर टाइम पे उस पर g लग रहा होगा। तो x वाला एक्सेलरेशन 0 होगा और y वाला एक्सेलरेशन हमेशा नीचे को, इसलिए माइनस जी ना, साइन कन्वेंशन। अब हम y को अलग सॉल्व कर रहे हैं ना, y को अलग सॉल्व करेंगे x को अलग, तो मतलब ये एक अलग 1D है, ये अलग 1D है। जब 1D में सॉल्व करते हैं तो सब कुछ प्लस माइनस में लिखेंगे ना, y को अलग हमें सॉल्व करना है तो इसलिए सब कुछ यहाँ साइन के साथ डालेंगे। ठीक है, अब हमें मान लो यहाँ पे निकालना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना है तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पॉइंट, जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे केवल कौन सी वेलोसिटी बचेगी, अगर वो हाईएस्ट पॉइंट है तो क्या उसके ऊपर और जाएगा वो, अगर ऊपर और नहीं जाएगा तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, अगर ऊपर जाना बंद हो गया तो अब वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो गई होगी ना। स्नेहल जी क्या बोल रही है, जी एक्सेलरेशन, अभी वेलोसिटी की बात चल रही है। अभी केवल कौन सी वेलोसिटी बचेगी यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल वाली, और वो कितनी होगी, u cos थीटा ना।
हॉरिजॉन्टल वाली u cos थीटा होगी। ना यहाँ पे देखो हर एक जगह पे हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी u cos थीटा है ना, वो चेंज नहीं करेगी क्योंकि एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में नहीं है ना, तो x वाली वेलोसिटी कांस्टेंट है। y वाला पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर जाते हुए बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। तो जब हम y डायरेक्शन में सोचेंगे तो हम x से कोई मतलब नहीं है, हम बस क्या सोचेंगे कि y डायरेक्शन में एक पार्टिकल को ऊपर को फेंका गया है u sin थीटा से, तो ये ऊपर जा रहा है पहले और फिर वापस नीचे लौट आएगा ना। तो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर v/0 है ना, और x वाली वेलोसिटी कांस्टेंट है u cos थीटा, और उससे वो x में कॉन्स्टेंटली ऐसे चलता जा रहा है। तो अब अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर जाने का टाइम कितना हो जाएगा, v/0 डाल देंगे, तो vy इक्वल टू, अब ये सब हम अलग सॉल्व कर लेते हैं ना। अब अगर हम vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी में डालते हैं, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा माइनस a की वैल्यू माइनस g, तो टाइम ऊपर जाने का टाइम आ गया 2u sin थीटा बाय g। तो हमें पता है कि जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे लगेगा ना, जितना ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी बोलेंगे, इसी का डबल कर देंगे, 2u sin थीटा अपॉन जी। ये जो होगा ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। सबको समझ आया यहाँ तक? ये देखो आप सीधे भी लिख सकते थे, आप ये चीज सीधे लिख सकते थे कि यहाँ से u sin थीटा से फेंका है, हमने पीछे पढ़ा है कि u स्पीड से फेंको तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u/g, तो वही 2u u लिख दिया गया है। हम टाइम ऑफ फ्लाइट को ऐसे भी लिखते हैं 2uy, y डायरेक्शन का वेलोसिटी 2uy/g। नोट कर लो। हाँ श्रेयस ना, कोई भी पार्टिकल को जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, फ्लाइट किस पे डिपेंड करती है, हॉरिजॉन्टल केवल वर्टिकल पे ना। अगर मैं हॉरिजॉन्टल केवल हॉरिजॉन्टल रखता तो क्या ये ऊपर जाता, वर्टिकल हटा दूं केवल हॉरिजॉन्टल रखूं। अगर मैं केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फेंक दूं तो ये ग्राउंड पे ही चलता रहेगा ना। तो ऊपर जाना, हवा में जाना का हॉरिजॉन्टल से कोई रिलेशन नहीं है, वर्टिकल पे डिपेंड करेगा। तो बस आप वर्टिकल लेके सॉल्व कर दो। अमन क्या डाउट है, अनम्यूट करके बोल, क्या बोल डाउट है तुझे? हम लोगों ने देखो ये पहले ही देख लिया है कि एक्स डायरेक्शन में अलग सॉल्व करते हैं, वाई डायरेक्शन में अलग सॉल्व करते हैं ना। एक्स का वाई से कोई रिलेशन नहीं है, वाई का एक्स से कोई रिलेशन नहीं है ना, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो हमने टाइम निकालना है तो वो केवल वाई कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, तो वाई डायरेक्शन में सॉल्व कर दिया है। अमन कोई डाउट है तो अनम्यूट करके बोल। हेलो हेलो, हाँ अमन बोल। सर, वो जो आपने ऐड किया है सर, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस
ये वो वाला। v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाया है ना, ये वाई डायरेक्शन में v इक्वल टू यू प्लस एटी। हाँ, तो इसमें बता क्या डाउट है? सर वो ये फॉर्मूला क्यों यूज किया सर? देख, मुझे वाई डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, वाई डायरेक्शन में केवल कौन सा एक्सेलरेशन है, g ना। हाँ हाँ तो जहां पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है वहां पे हम डायरेक्ट ऐसे v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा सकते हैं ना। ये सब फॉर्मूले वहीं अच्छा, के लिए हाँ डिराइव किए थे ना जहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था। हाँ सर। तो वही हमने वाई डायरेक्शन में लगा के सॉल्व कर दिया। थैंक यू सर। ठीक, तो अब देखो, अब दूसरा हमें निकालना है कि इसकी ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। मैक्सिमम हाइट पे ये क्या होगा, वाई डायरेक्शन में बस सोचो, ये वाला बस इसको इस डायग्राम में सोचो या इसमें सेम चीज है ना। हमें ये वाले हाइट चाहिए, मतलब ये वाली हाइट चाहिए ना, बस इन दोनों डायग्राम को मिला दोगे तो ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा। तो आपको ये हाइट चाहिए, तो उसके लिए वी वाई कितना हो जाएगा, 0। यू वाई पता है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगाओ ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लोग वाई डायरेक्शन में अगर लगा दें, हाँ, वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा रहे हैं ना, बट सब कुछ वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 है, इनिशियल कितनी है, u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस a वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन माइनस जी है। और अभी हम मैक्सिमम हाइट वाला डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो h मैक्स लिख दिया। तो इससे h मैक्स की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ठीक है, एच मैक्स का फॉर्मूला सबको समझ आया, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है ना, और इसको आप ऐसे कंपोनेंट फॉर्म में भी याद रखोगे, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g ना। यू साइन थीटा क्या है, यू वाई वाला वाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी है। फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमें निकालना है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना चला। एक्स एक्सिस के लॉन्ग कब तक चलेगा, जब तक वो हवा में है ना, एक बार आके गिर गया उसके बाद का आपको नहीं सॉल्व करना है। 1 मिनट पार तभी कर रहा हूँ। एक्स डायरेक्शन में जो भी हमें निकालना है उसके लिए जब तक ये हवा में है तब तक का ही सॉल्व करना है ना। तो एक्स डायरेक्शन में स्पीड पता है, एक्सेलरेशन पता है वो 0 है, और टाइम हमने निकाल लिया कब तक चला है, टाइम ये पता है ना। तो एक्स डायरेक्शन में तो स्पीड कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट स्पीड इनटू टाइम कर देंगे तो ये एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ना, जिसको हम लोग रेंज से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आर से ना, रेंज। तो जब हमें रेंज निकालना होगा, एक मिनट में, तो हमें जब रेंज निकालना होगा तो एक्स डायरेक्शन में स्पीड है u cos थीटा और टाइम है कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट। जितनी देर तक वो हवा में था उतनी देर तक एक्स डायरेक्शन में चलता रहेगा। अब इनकी वैल्यू डाल दो, u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u sin थीटा अपॉन g। अब देखो u cos थीटा मतलब क्या है, x वाली इनिशियल वेलोसिटी, u sin थीटा मतलब क्या है, y वाली इनिशियल वेलोसिटी। तो हम देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेंज इक्वल टू 2x वाली इनिशियल वेलोसिटी y वाली इनिशियल वेलोसिटी अपॉन g। तो ये हमें कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे ध्यान रखना है, 2ux इंटू यू वाई बाई जी। फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा ना। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
और ये यू स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो रेंज का ये भी फॉर्मूला है, ये वाला भी याद रखना है, ये वाला भी याद रखना है ना। ये वाला याद है तो इसी को ओपन कर दोगे तो समझ आ जाएगा कि यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, तो ऐसे लिखना है। नोट कर लो ये सब। अब देखो जैसे हमें यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला आ गया आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसमें अगर आपको बोल दिया जाए हाँ रजत, मुझे व्हाट्सएप पे बस मैसेज डाल देना ना, मैं क्योंकि भूल जाता हूँ, इतने मैसेज आते हैं ना, व्हाट्सएप पे डाल देना, मैं उसमें फिर चेक करके एक बार फिर भेज दूंगा सब। अब देखो अगर मुझे ये दे दिया जाए कि भाई आपकी स्पीड कांस्टेंट है, आपको यू स्पीड से एक स्टोन फेंकना है, जी तो भाई अब हमारे हाथ में नहीं है, वो तो कांस्टेंट ही होता है, तो किस थीटा पे फेंके कि रेंज मैक्सिमम हो ना। आपको अगर ये बोल दिया जाए कि भाई आपको आपकी फेंकने की लिमिट है एक यू स्पीड तक ही फेंक सकते हो, आप थीटा वेरी करा के बताओ कि कितने थीटा पे फेंके कि रेंज मैक्सिमम मिले ना। तो क्या आना चाहिए थीटा की वैल्यू? देखो हमें पता है साइन थीटा कॉस थीटा इन सब की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, यू और जी तो फिक्स है, इसकी वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तभी ना रेंज मैक्सिमम होगा। हाँ वेरी गुड, 45 ना, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी रेंज मैक्सिमम होगा। यहाँ पर थीटा को हम वेरी करा सकते हैं, थीटा वेरी करा सकते हैं, यू कांस्टेंट है, तो रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा या कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, साइन थीटा या कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 ना, तो इसका मतलब साइन 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। यार श्रेयस वो स्पोर्ट्स में बोलते होंगे क्योंकि वहां पे थोड़ा एयर रेसिस्टेंस वगैरह भी लेते हैं ना, ये अपन आइडियल केस ले रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे 45 डिग्री है। स्पोर्ट्स मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड हो गया, तो वो थोड़ा आंसर अलग रहता है इससे, एयर रेसिस्टेंस वगैरह की वजह से। ठीक है, सबको बात समझ आई मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपको अक्सर पूछा जाएगा ना कि व्हाट शुड बी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज, तो हम लोग ये बोलेंगे 45। और रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी ना, रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो ये साइन 2 थीटा को 1 डाल दो, तो मतलब यू स्क्वायर बाय जी। ठीक है, सबको क्लियर है? फिर देखो यहां पर हम लोग एक और रिलेशन निकालते हैं, आर एच मैक्स और थीटा में रिलेशन निकालते हैं, इसको ऐसे लिख देता हूं, रिलेशन बिटवीन
आर एच मैक्स एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में हमें रिलेशन निकालना है। हमने देखो आर का फॉर्मूला देख लिया, आर कितना आया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और एच मैक्स का फॉर्मूला आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो इससे u और g ये सब कट जाएंगे ना, हमें केवल r, h और थीटा का रिलेशन चाहिए। तो हम इसको r अपॉन में h मैक्स ऐसे कर देंगे, दोनों डिवाइड करेंगे तो ऊपर रह जाएगा साइन 2 थीटा, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और एक 2 ऊपर चला जाएगा ना। आयुष अनम्यूट कर बेटा जरा, क्या बोलना चाह रहा है, थोड़ा सब लोग सुने। सर अगर यू को एस्केप वेलोसिटी से फेंका तो ये एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, 11.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कहाँ पढ़ लिया तुमने। नहीं ऐसे ही दिमाग में आया। देखो भाई, हम लोग देखो एस्केप वेलोसिटी जब आएगा तब पढ़ेंगे, जब तक वो पढ़ाया नहीं है, मैंने कुछ भी अगर नहीं पढ़ाया है तो वो कोई डाउट नहीं पूछेगा ना, वो अगर पूछोगे तो मैं यही बोलूंगा मुझे नहीं आता। जो चीज अभी हमने नहीं पढ़ाई है उसको अभी पूछने का कोई सेंस नहीं है ना। ओके ना वो ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा, 9वें 10वें चैप्टर में, अभी अभी से पूछ रहा है वो। ऐसे अगर हम करेंगे तो कभी हम समझ ही नहीं पाएंगे एक्चुअल ओके। चीजें क्या है ना। ओके सर। तो देखो ये हमारा आ गया आर और एच मैक्स में ऐसे रिलेशन। हम इसको ऐसे कर लेते हैं ना, रिवर्स करके अगर लिखें, ये हमारा आया है आर अपॉन एच मैक्स इक्वल टू 4 कॉट थीटा। तो या तो ऐसे ही याद रखो ना, कई बार हमें देखो क्वेश्चन में ऐसे बोला जाएगा कि कोई पार्टिकल को हमने फेंका है, यू नहीं दिया जाएगा, थीटा दे दिया जाएगा, और कोई आर या एच में से कोई एक दे दिया जाएगा। आर या एच में से कोई एक देंगे, दूसरा पूछेंगे। तो अगर ये रिलेशन याद है तो थोड़ा आप जल्दी सा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आर अपॉन एच मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, 4 कॉट थीटा। ठीक है, सबको समझ आया क्या हो रहा है। अब थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट अभी हम और देखेंगे, फिर प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट अब हम देखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यहाँ पे ये जो पाथ पे जा रहा है उसकी इक्वेशन क्या होगी। देखो ये वाला फॉर्मूला नहीं भी याद रखोगे तो भी प्रॉब्लम हो जाता है ना, लेकिन अगर याद रखोगे तो थोड़ा टाइम बचेगा, इसलिए बस मैंने ये कराया फॉर्मूला। अबे अमन, लास्ट क्लास तूने नहीं अटेंड किया था क्या। ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ होता है ना, जैसे इसको हमने ऐसे फेंका, जब फेंका तो ये इस पाथ पे गया ना, ये जो पाथ है इसी को ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तो इस पाथ की इक्वेशन क्या होगी। कोई भी पाथ को हम कैसे बताते हैं, इक्वेशन से बताते हैं ना। सर्कुलर पाथ है तो सर्कल की इक्वेशन लिख देंगे, स्ट्रेट लाइन वाली पाथ पे जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन की लिख देंगे ना। तो यहाँ पे हम यही निकालना चाह रहे हैं कि ये कौन सा पाथ है, सर्कल का पार्ट है, पैराबोला का पार्ट है, इलिप्स का पार्ट है, किसका पार्ट है ये। तो उसके लिए हमें इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी तो समझ आएगा ये किसका पार्ट है। तो उसी को हम बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखने के लिए मैंने क्या समझाया था, बताओ कुछ, क्या बताया था। अनम्यूट करके बोल सकते हो, कोई बोलना हो तो। कोई बताना चाहेगा।
हाँ सर आयु बताओ। अनम्यूट करके बोलो। अच्छा ओके, चलो फिर मैं अब करता ही हूँ। सॉरी। देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में मैंने आपको बोला था कि आप कोई भी टाइम t पर x कोऑर्डिनेट निकालोगे और y कोऑर्डिनेट निकालोगे। यहाँ पहला स्टेप ये था। फिर दूसरे स्टेप में दोनों इक्वेशन यूज करोगे, x वाला और y वाला, और उसमें से t एलिमिनेट करोगे ना। तो t एलिमिनेट होने के बाद जो x और y में रिलेशन आएगा उसको ही हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे। तो हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे। हमें पता है कि हमने जब ऐसे फेंका तो कुछ वो ऐसे पाथ पे जा रहा है, और ये ध्यान रखो जो हम ये इक्वेशन लिख रहे हैं उसमें जहां से फेंका है उसको हमने ओरिजिन माना है। इधर को एक्स एक्सिस माना है और इधर को ऊपर को वाई एक्सिस। तो कोई भी टाइम पे जैसे ये यहाँ पर पहुंचा तो इस टाइम पे उसका कुछ कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। तो एक्स मतलब इधर कितना चला कुछ एक्स, और ऊपर को कितना चला कुछ वाई। तो एक्स डायरेक्शन में वो जो भी चलेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, एक्स वाली स्पीड पे ना। एक्स में कितनी वेलोसिटी आएगी यू कॉस थीटा, और वाई में कितनी आएगी यू साइन थीटा। ये यू है ये थीटा है ना। तो एक्स वाली डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है नहीं, तो एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी ना। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए नहीं है तो हाफ ए टी स्क्वायर वाला पार्ट जीरो है, बस यू टी रह जाएगा। फिर y डायरेक्शन में निकालेंगे, y में क्या लिखेंगे, y इक्वल टू यू टी। वाई डायरेक्शन में u कितना है यू साइन थीटा, यू टी प्लस हाफ ए कितना है माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो ये हमने y निकाल लिया कोई टाइम t पर। सबको क्लियर है ये, y निकाल लिया कोई टाइम t पर। अब हमारा ये पहला स्टेप था ना, एक दोनों x और y निकाला कोई टाइम t पर। फिर नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से t को एलिमिनेट करेंगे। अब t को एलिमिनेट करना है तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू निकालें। t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से क्या आएगी, x अपॉन यू कॉस थीटा। इसको यू कॉस थीटा इधर ले आओ, t की वैल्यू आ गई तो वो यहाँ पे डाल दो। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से बोल सकते हैं t इज x अपॉन यू कॉस थीटा। अब ये वाली वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में डाल देंगे, तो इससे हमें आ जाएगा y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। टी मतलब हो जाएगा x अपॉन में u कॉस थीटा माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर। टी मतलब x अपॉन में u कॉस थीटा का स्क्वायर। तो अब देखो u यहाँ पे कट जाएगा और ये हो जाएगा x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ही हम बोलेंगे, ये यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ना। ये इक्वेशन आपको याद रखनी होगी ना। ये थोड़ा सा बड़ा लगता है हमें शुरू में, लेकिन याद होगा, आराम से याद हो जाता है। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और ये इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें y का मैक्सिमम पावर कितना है 1 है ना, और x का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है ना। x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका मतलब ये किस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला को ना। इसी दिन के लिए पैराबोला सिखाया था। तो ये जो हमने
पाथ बनाया हुआ है, ये पाथ कौन सा पाथ है? पैराबोला वाला पाथ है ना। प्रोजेक्टाइल में पाथ हमारा पैराबोलिक रहता है ना, ये हमारा पैराबोलिक पाथ है। नोट हो गया? तो देखो ये ध्यान रखना इसमें कि ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, तो इस इक्वेशन में ओरिजिन कहां पर है? जहां से हमने फेंका गया वही ओरिजिन है ना। इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वो ओरिजिन लिया गया है। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ना, हमेशा आपको ध्यान रखना है इस चीज में। अब देखो हमने ये देख लिया कि इक्वेशन कुछ आ रही है इस टाइप से, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाँ भावेश, अगर हम ओरिजिन कहीं और लेंगे तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी ना। अगर हम ओरिजिन कहीं और लेंगे तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी। अब देखो हमने ये देख लिया कि जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ रही है y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इस वाले फॉर्मूले में x tan थीटा को कॉमन कर दें, अगर x tan थीटा को कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर। देखो ऊपर एक्स स्क्वायर है, मैंने एक्स कॉमन किया है, एक एक्स कॉमन हुआ तो एक एक्स बचेगा। फिर ऊपर tan थीटा था ही नहीं, ऊपर tan थीटा है नहीं और मैं tan थीटा कॉमन कर रहा हूँ। हाँ पार्थ, वही कर रहा हूँ। ऊपर tan थीटा नहीं है, मैं tan थीटा को कॉमन कर रहा हूँ, तो tan थीटा से नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब आ जाएगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, tan थीटा से डिवाइड कर दूंगा। अब ये आ जाएगा x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन में 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, tan थीटा को लिखूंगा sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये कट के ऊपर देखो अब क्या बचा, 2 sin थीटा कॉस थीटा, ये नीचे ये बच जाएगा ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x tan थीटा 1 माइनस जी को भी हम नीचे लेके आएंगे, तो यहाँ आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा और g नीचे आ गया है। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी हमारा रेंज हो जाएगा ना। तो हमारा ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन टर्म्स ऑफ रेंज हमने निकाला।
वो कितना आ रहा है, y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाय r। अब देखो ये जो भी मैं एक्सप्रेशन डिराइव कर रहा हूँ ना, सबकी कुछ इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस अभी मैं आगे समझाऊंगा ना जब प्रॉब्लम करेंगे, बट अभी आपको ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन टर्म्स ऑफ रेंज। नोट कर लो इसको भी। अब देखो थ्योरी वाला पार्ट लगभग हो गया है प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे ना। सिद्धि कोई डाउट है क्या? अब एक बेसिक सा प्रॉब्लम करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी प्रॉब्लम करेंगे ना। अभी थ्योरी वाला पार्ट हो गया है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लो ये दिया गया कि अ पार्टिकल इज थ्रोन विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 60 डिग्री with vertical. Find part 1 time of flight, part 2 range, part 3 maximum height। g की वैल्यू 10 लेना है। जी यहाँ पर 10 लेना है। प्रथमेश, हाँ देखते हैं ना, सबको कर लेंगे। देखो सब लोग ये ध्यान रखो कि हमेशा जो भी हमने पीछे फॉर्मूले डिराइव किए हैं उसमें थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमेशा कहां से लेते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल से लेते हैं ना। हमने देखो यहाँ पर थीटा वर्टिकल से दिया है आपको, यू दिया है, थीटा आपको वर्टिकल से दिया है। वर्टिकल से अगर ये 60 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल से कितना आएगा, ये 30 डिग्री ना। तो यहाँ पे थीटा 30 है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब इनकी वैल्यू डाल दो, 2u साइन 30 1/2 होगा अपॉन में जी, तो इससे 4 सेकेंड आ जाएगा ना। अक्सर हम लोग प्रॉब्लम में ये मिस्टेक करते हैं ना, थीटा पे ध्यान नहीं देते, वर्टिकल से दिया तो वही ले लेते हैं ना। थीटा हॉरिजॉन्टल से लेके हमने फॉर्मूले डिराइव किए हैं।
एच मैक्स हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये हो जाएगा u की वैल्यू 40, साइन थीटा है 1/2, इसका स्क्वायर अपॉन में 2g। तो ये कितना आ जा रहा है 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 10, 20 मीटर। सेम वे में रेंज वाले फॉर्मूले में डाल देंगे। बस फॉर्मूले में वैल्यू डालना है ना इसमें। तो रेंज कितना आ जा रहा है 80√3 आया है। सब एसआई यूनिट में है, तो डिस्टेंस को मीटर में लिखेंगे, टाइम को सेकंड में। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, होमवर्क आज नहीं दे रहा हूं। आज आपको केवल सब कुछ रिवाइज करना है अच्छे से। रिवीजन तो देखो डेली करना ही रहता है ना, जितने भी डेरिवेशन कराए हैं वो सब खुद से कर लेना है बिना देखे हुए। जब नहीं आए तब आप डेरिवेशन देखो, और जो भी प्रॉब्लम कराए गए वो सब सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्लास में और पढ़ाने के बाद फिर होमवर्क दूंगा। तब तक अभी जो भी एक्सरसाइज 2 का दिया हुआ है तब तक वो सब कर डालो जो पुराना होमवर्क है। एक्सरसाइज 2 के डाउट हम लोग परसों 5:30 पे करेंगे ना। मैं ग्रुप पे मैसेज भी डाल देता हूँ। एक्सरसाइज 2 का डाउट हम लोग परसों करने वाले हैं शाम को 5:30 बजे 5:30। ठीक है, फिर क्लोज कर रहे हैं ना। बाय।